आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 के अंतर्गत गद्य खंड के प्रथम अध्याय बड़े भाई साहब नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के प्रथम 2 भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जिसमें संपूर्ण व्यक्तित्व हमने जाना बड़े भाई साहब का और किस प्रकार से अपने छोटे भाई को सही दिशा और एक सही राह दिखाने का प्रयास करते हैं, किन-किन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखने का कार्य करते हैं। आज हम इसके तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। आइए समझते हैं, क्या समझाने का प्रयास करते हैं लेखक हमें। सालाना इम्तिहान हुआ यानी वार्षिक परीक्षा हुई, बड़े भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। और ये पूरी रणनीति जो उन्होंने बनाई थी पढ़ने के लिए, अब वो देखिएगा कि बड़े भाई साहब स्वयं फेल हो गए परंतु छोटा भाई प्रथम भी हुआ, साथ ही साथ पास भी हुआ और साथ ही साथ प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। मेरे और उनके बीच में केवल अब 2 सालों का अंतर रह गया, यानी 2 कक्षाओं का अंतर था, रह गया। जी में आया और जब ये सब सकारात्मक छोटे भाई के साथ हुआ तो उनके जो मन में है वो एक अलग तरीके का ख्वाब, ये कह सकते हैं विचार आया कि बड़े भाई साहब को आड़े हाथों लूं या उनसे अब प्रश्न पूछूं, पूछताछ करूं या उनसे अपने सवाल करूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई और उनसे पूछूं कि आपने जो घोर तपस्या की थी, यानी जो कड़ी मेहनत आपने करी थी, दिन रात हर दम आप पुस्तकों के सामने पढ़ते रहते थे, वो कहाँ गई? मुझे देखिए और मुझ पर आप देखिएगा, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी, अव्वल मतलब प्रथम भी आया हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई। लेकिन ये सब सवाल, ये विचार जब उनके मस्तिष्क में आए हैं छोटे भाई के, और वो पूछना चाहते थे और बात करने की वो ऐसा सोच रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपने भाई को देखा, वो बड़े दुखी और उदास थे, तो उनके प्रति जो एक भाई के प्रति एक प्रेम जो होता है, वो हमदर्दी, वो सहानुभूति उनकी जागी और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। अब जब उनकी ये दशा उन्होंने देखी, तो घाव पर नमक छिड़कना एक मुहावरा है और देखो बड़े भाई साहब में मैक्सिमम मुहावरों का प्रयोग किया गया है। अंडरलाइन मैं बताता रहता हूँ, आप अंडरलाइन करते रहिएगा, उनको अपनी कॉपी में लिखते रहिएगा। ठीक है? तो उन्होंने कहा कि विचार सोचना, छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद यानी शर्मनाक मुझे लगता है। तो वो उन्हें उन्हें जो उन्होंने अपने भाई के प्रति सोचा था कि मैं इस तरीके से उन्हें आड़े हाथों लूँ, तो वो सोचने उन्हें लगा कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, इस तरीके से मुझे नहीं करना चाहिए। ये शर्मनाक है एक बड़े भाई के प्रति इस तरीके के विचार रखना। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ। वो तो ठीक था कि मैंने वो सोचना भी गलत समझा और बोला तो दूर की बात है। लेकिन हुआ क्या कि उन्हें अपने आप पे घमंड होने लगा, अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा और मुझे आत्मसम्मान भी बढ़ा। मैं अंदर से सेल्फ मोटिवेट हुआ कि ठीक है, मैंने अच्छा किया, चाहे मैं खेला भी लेकिन मैंने अच्छा रिज़ल्ट प्राप्त किया। बड़े भाई साहब का वह रौब मुझ पर अब पर ना रहा, यानी जिस तरीके का वो रोब उन पर रखते थे, अपना अधिकार जो जमाते थे, जिस तरीके से उन्हें डाँट फटकार लगाते थे, वो अब नहीं रहा। यानी उनका जो व्यवहार है वो नरम पड़ गया। आज़ादी से खेल-कूद में शरीक होने लगा, आज़ादी से वो क्या करने लगे, स्वतंत्रता पूर्वक वो कहाँ जाते हैं, शरीक मतलब शामिल, खेलने जाते हैं, खेल में शामिल होते हैं। दिल मजबूत था क्योंकि वो अंदर से कॉन्फिडेंस थे, दिल पूरा मजबूत था, कोई डर नहीं था उन पे। अगर उन्होंने फिर से मेरी फजीहत की तो साफ कह दूँगा, आपने अपना खून जलाकर कौन-सा तीर मार लिया। अब इस तरीके से बेधड़क वो जा रहे थे और मैक्सिमम टाइम अपना खेल-कूद में बिता रहे थे और ये सोच लिया था कि अगर भाई साहब अब कोई सवाल पूछेंगे, तो उन्हें ये बता दूँगा साफ कि अगर अब वो किसी प्रकार का अपमान अगर उनका करते हैं, तो बोल दूँगा कि आपने जो खून जलाया, जो दिन-रात मेहनत करी, मैक्सिमम टाइम पढ़ा, उससे आपने क्या विशेष हासिल किया? मैं तो खेलते-कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। मैं तो नॉर्मल खेलता भी रहा, कूदता रहा, फिर भी अव्वल आ गया और आप तो पास भी नहीं हो पाए। तो ऐसा क्या ख़ास किया आपने? ये सब चीज़ें करके क्या पाना चाहते थे आप? ज़बान से यह हेकड़ी, ये ज़बान से यह हेकड़ी यानी ये घमंड, ये ऐंठ जताने का साहस ना होने पर भी मैं यह साहस नहीं जुटा पाया कि मैं अपने भाई के साथ ये बात रख पाऊँ। लेकिन लेखक कहता है कि फिर भी मेरे रंग-ढंग यानी मेरे व्यवहार से
साफ जाहिर हुआ, यानी साफ दिख रहा था कि बड़े भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं रहा, यानी वो जो उनका भयंकर डर था वो अब उसके सर से हट गया, जो पहले वो बात कर रहा था कि भाई एक ही सवाल होता था और मैं खामोशी से अपना अपराध स्वीकार कर लेता था। बड़े भाई साहब ने इसे भांप लिया, यानी महसूस कर लिया कि उनकी सहज बुद्धि, उनकी जो शार्प बुद्धि, शार्प माइंड जो उनका था, तीव्र गति, तीव्र, बड़ी तीव्र थी, जो समझने की और किसी भी चीज को परखने की उनकी जो बुद्धि थी वो बहुत ज्यादा सहज थी। और एक दिन जब मैं भोर मतलब सुबह का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके आया, यानी गुजार कर आया, ठीक करके ठीक भोजन के समय लौटा और सीधे भोजन के समय यानी दिन दोपहर में लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली, मानो उन पर गुस्सा आ गया और उन्होंने बीच में तलवार रख दी अपनी बातों के साथ। इस तरीके से वो बात करने लगे और मुझ पर टूट पड़े देखता हूँ, और वो इस तरीके से फिर से जैसे वो पहले उनका रूप था वो पूरी तरह से उस पर गरज पड़े, डांटने लगे। इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया। तुम्हें दिमाग मतलब तुम अपने आप को होशियार समझ रहे हो, बुद्धिमान समझ रहे हो। अगर एक बार पास, इस साल पास हो गए और क्या आ गए, प्रथम आ गए। मगर भाईजान कहते हैं, मगर भाई, बड़े भाई साहब कह रहे हैं, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती। घमंड जो अभिमान तुम्हारे अंदर आ गया है, घमंड किसी बड़े बड़े लोगों का में भी नहीं रह सका। तुम्हारी क्या हस्ती, यानी तुम क्या हो, ठीक है, तुम तुम में इतनी क्या ताकत है। बड़े बड़े लोगों ने घमंड किया और उनका सर्वनाश हो गया। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। अब उनकी जो पांचवी कक्षा पास करी उस समय महाभारत जैसे अब सेवंथ में होती है, उस समय रामायण जैसे सिक्स में होती है, उस समय फिफ्थ में रही होगी। तो उन्होंने कहा कि इतिहास में तुमने रावण तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र में, चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, यानी तुमने कौन सी शिक्षा ली, या यूं ही, या यूं ही पढ़ गए, ये यूं ही पढ़ गए, बस समझे, समझ बिना ही पढ़ लिया। महज इम्तहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, केवल इम्तहान पास कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई चीज नहीं। असल चीज है बुद्धि का विकास। असली बात तो ये है, वास्तव में क्या होना चाहिए, आपकी बुद्धि का विकास होना चाहिए। अगर आपने भाई रावण को पढ़ा तो उससे जो गलतियां हुई वो आपको अपने व्यवहार में उतारनी है। अगर आप अपने व्यवहार में उन गलतियों को नहीं सुधारते तो फिर केवल परीक्षा पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो व्यवहार, आपकी बुद्धि का विकास होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। हम जो यहाँ पर आपको जो भी चीज पढ़ाते हैं उसका उद्देश्य ये नहीं है कि केवल आप कक्षा में अच्छे नंबर लाकर पास हो जाओ, नहीं। उसका मेन उद्देश्य है कि आपका बौद्धिक विकास हो, आपका दार्शनिक विकास हो, आप समझ सको चीजों को, गलत चीजों को परख सको। इसके लिए ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, यानी जो कुछ भी आप पढ़ते हो, अब वो लेखक कि जो बड़े भाई हैं वो पढ़ने का महत्व समझाने का प्रयास करें। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी पूरे संपूर्ण जीवन के लिए। वो कहते हैं जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, जैसे कि हमने साखी पढ़ी, अब बड़े भाई साहब पढ़ रहे हैं, तो इनका अभिप्राय नहीं, इनका मतलब भी आपको समझना है कि क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या है इनमें ऐसा खास। रावण भूमंडल का स्वामी था और एग्जाम्पल के साथ वो अपनी बात सिद्ध करते हैं कि केवल पढ़ लेना, प्रथम आ जाना या पास हो जाना कोई भी क्या नहीं है, बड़ी बात नहीं है और बुद्धिमानी नहीं। वास्तव में आपके व्यवहार, आपकी बुद्धि का विकास होना जरूरी है। स्वामी मतलब राजा थे। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं, जो पूरी दुनिया पर राज करते हैं उन्हें चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, इस तरीके से आजकल अंग्रेजी भी क्या कर रहे हैं, अपने राज्य का विस्तार कर रहे हैं। पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते, परंतु इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो क्या नहीं करते, उनके प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करते, उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है, बिल्कुल स्वतंत्र है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीपमंड राजा उसे कर देते थे, ठीक है। तो चक्रवर्ती राजा सिर्फ रावण को ही कहा जाता है, क्योंकि जितने भी राष्ट्र उस समय थे वे सभी उन्हें टैक्स देते थे। ऐसे आज अगर अंग्रेज के सारे राज्य उन्हें क्या देते, टैक्स देते, तभी वो चक्रवर्ती कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए उन्हें चक्रवर्ती नहीं कहेंगे। बड़े बड़े देवता उनकी गुलामी करते हैं, यानी उनके नौकर हैं, किनके, रावण के। आग और पानी के देवता भी उनके दास यानी सेवक हैं। मगर उनका अंत क्या हुआ, इतने ज्यादा पावरफुल शक्तिशाली आदमी का अंत देखिए कितना दयनीय और दुखी है।
सोचिए, घमंड ने उनका नाम निशान तक मिटा दिया, कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। और जिस दिन अंतिम रावण की मृत्यु हुई, उस दिन उसके वंश का सर्वनाश हो चुका था, उसे कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा था। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, आदमी और चाहे जो मर्जी करे, तो उनको सुधारा जा सकता है, उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है, पर अभिमान ना करे, उन इतराए नहीं, यानी अपने पे घमंड ना करे कि बस उनके जैसा कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। जिस भी व्यक्ति ने अभिमान किया, घमंड किया, इस दीन दुनिया से चला गया, इस संसार में नहीं रहा, उसका सर्वनाश ही हुआ। तो ये सब चीजें इसीलिए पढ़ाई जाती है कि आप ऐसी चीजें अपने व्यवहार में ना करें, इसीलिए आपको रामायण पढ़ाई जाती है, महाभारत पढ़ाई जाती है। क्लियर हो गया इतना? शैतान का हाल भी पढ़ा होगा, शैतान जो होते हैं उनके हाल भी आपने पढ़े होंगे। कई राक्षसों को हम सुनते हैं, फिर राजाओं देवताओं ने उनका सर्वनाश किया। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नर्क में ढकेल दिया गया। उसे लगा कि ऐसा कोई, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जरूर, घमंड होना चाहिए, अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं ही करूंगा ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ही नहीं, जब आप कर सकते हो तो कोई दूसरा भी। इसलिए कभी भी अपने आप कि आप ही करोगे ऐसा नहीं, कोई भी कर सकता है, ठीक है, ये आपके व्यवहार में होना चाहिए। शाहे रूम, ये रूम के राजा थे, ने भी एक बार अहंकार किया, उन्होंने भी अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली समझा, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक इतनी बड़ी चीजें उन्होंने समझाने का प्रयास करा, तुमने तो एक छोटा सा एक ही दर्जा पास किया है, और अभी से तुम्हारे सिर फिर गया, अभी से तुम्हें घमंड हो गया, तुम्हारा दिमाग फिर गया है, काम नहीं कर रहा है, तब तो तुम आगे नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो इस तरीके से तुम आगे तुम्हारी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि छोटी सी क्लास में आप इस तरीके से क्या हो गए, परेशान हो गए। ठीक है, समझ में आई बात? ये समझाना चाहिए, यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। आप इस समय ये समझ लो कि आप अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। इस तरीके से समझो कि अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरा है, और इसका मतलब होता है कि बिना मेहनत के कोई अमूल्य चीज मिल जाना। और ऐसी तुम्हारे साथ हुआ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने पूरा खेला कूदा, समय पर आप पढ़े ही नहीं, फिर भी आप प्रथम आ गए। तो ये अंधे के हाथ बटेर लगना ही होता है, कम मेहनत में बहुमूल्य चीज मिल जाना। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, और ऐसे ऐसे तुक्के केवल क्या हो सकते जीवन में, एक ही बार हो सकता है, ऐसा बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, अचानक से सही निशाना लग जाता है या सही चोट लग जाती है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो सकता। और एक बार लग जाने से कोई सफल खिलाड़ी नहीं बन सकता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। आप देखते हैं हम लोग कोई भी गेम खेलते हो, जैसे सपोज दैट हम ले लेते हैं वॉलीबॉल ले लेते हैं, तो केवल एक पॉइंट से तो आप जीत नहीं सकते ना, कंटिन्यू आपको पॉइंट ड्रॉप करने होंगे, शॉट्स देने होंगी, और ज़्यादा पॉइंट हासिल करने होंगे, तभी आप क्या बन सकते हो, एक सफल खिलाड़ी, एक सफल टीम बन सकते हैं। तो यही वो समझाते हैं, केवल एक क्लास नहीं, वो चीज़ कंटिन्यू निरंतर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्लास में तो फर्स्ट आ गए, अचानक ऐसा हो गया कि जो आपने पढ़ा वही पेपर में आया और वही आपने सही सही लिख दिया और आपका अच्छा रिजल्ट आ गया। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो आपने पढ़ा वो आया है नहीं, तो फिर ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। आप इसी चीज़ को मान नहीं सकते कि बस ऐसा ही होगा और ऐसा ही आगे होगा। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मैं फेल हुआ इसके बारे में मत सोचो, इस पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं। केवल इसकी तुलना मत करो कि भैया फेल हो गया और मैं पास हो गया, इसका कंपैरिजन नहीं। क्यों? मेरे दर्जे में आओगे तो दांत पसीना आ जाएगा, पता चल जाएगा कि कितना कठिन यहाँ कार्य है, किस तरीके का यहाँ हमारी जो पढ़ाई है। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे तो, और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी और गुजरे हैं यानी हुए हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, यानी कुछ समय किस हेनरी के समय में हुआ। जैसे हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो वॉइस राय है,
तो कई सारे ऐसे एक एक मतलब एक ही नाम से है, प्रथम सेकंड द्वितीय तृतीय, तो इसीलिए वो कहते हैं। और अब पूछा जाता है कि ये वाली घटना किसके शासनकाल में हुई, तो कैसे मतलब वो अपना जो पढ़ाई की जटिलता है वो बता रहे हैं। क्या याद कर लेना आसान समझते हो? तुम्हें लगता है कि ये सब चीज़ें आसान हैं? हेनरी 7वीं की जगह अगर 8वीं लिख लिया और सब नंबर गायब, सपाचट, सिफर भी ना मिलेगा, कुछ भी नहीं आपको मिलने वाला। अगर एक गलती हुई तो सारा नंबर आपके कट जाएंगे। ये वो समझाने का प्रयास करते हैं कि कितना मुश्किल है यहाँ, इतना आसान नहीं है कि जैसे तुम वहाँ फर्स्ट आ गए यहाँ भी आ जाओगे। ठीक है, ये बताने की बड़े क्लास के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। हो किस ख्याल में, तुम किस दुनिया में जी रहे हो, कौन से ख्याली पुलाव चल रहे हैं तुम्हारे। दर्जनों जेम्स हुए, दर्जनों विलियम्स हुए, कोड़ियों चार्ल्स हुए, दिमाग चक्कर खाने लगता है, बुद्धि फिर जाती है, समझ ही नहीं आता। दर्जनों मतलब 12-12 है ना, 12 से ज़्यादा विलियम्स भी ऐसे हुए, ठीक है, और चार्ल्स भी कोड़िए हुए, ठीक है, तो बहुत सारे हुए। आंधी रोग हो जाता है, आंधी तूफान मतलब सब कुछ मिक्स हो जाता है, समझ नहीं आता है, रोग होने लगता है। इन अभागाओं को नाम भी ना जुड़ते थे, और जो जिन लोगों ने ये हिस्ट्री लिखी उनसे तो नाम भी नहीं बदले जा सके। उन्होंने एक ही नाम के पीछे दो यानी सेकंड, स्वयं, चारुम, पंचुम ऐसे लगाते चले गए। मुझसे पूछ लेते 10 लाख नाम बता देता, मुझसे न पूछ लेते तो मैं अलग अलग नाम बता देता जिसमें आसानी होती। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पना, खुदा की कृपा है। आ बा ज की जगह आ जा बा लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमताहिनों यानी परीक्षकों को या एग्जामिनर को से नहीं पूछता कि आखिर आ बा जा और आ जा ब में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो यानी उन्हें फेल करते हो मेहनत। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या अंतर क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या प्रभा, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ये इनको कोई चिंता नहीं है। वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है, उन्हें तो सिर्फ वही चाहिए जो पुस्तक में लिखा है, वो लिखा है कि नहीं। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर लट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है और इसको शिक्षा बना दिया। रट के जो हम सीखते हैं या रटा हुआ जो है वो शिक्षा नहीं है, लेकिन इसको ही रटंत को ही शिक्षा का नाम दिया गया। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फ़ायदा, और वो तो ये तक कह दिया कि क्या फ़ायदा इस पढ़ाई का। समुचित शिक्षा को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज से 50 साल पहले जो परिवर्तन आज हो रहे हैं वो उन्होंने देखो कब लिख दिए। रेखा इस रेखा पर वहाँ लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना हो जाता है। पूछिए इस प्रयोजन यानी इससे उद्देश्य दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी भला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। यानी ये सारे जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको याद करने ही पड़ेंगे कि लंब कर्ण क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, जबकि इसका क्या फ़ायदा है कि ये मानता है बड़े भाई साहब। कह दिया समय की पाबंदी, और अब कहते हैं कि समय की पाबंदी पर एक टॉपिक दे दिया, पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए, और इस तरीके से जो नाम उन्होंने दिया जैसे समय की पाबंदी, इस पर आपको रोए मतलब लिखिए। कितने 4 पन्ने कम से कम होने चाहिए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, और वो ये कहते हैं कि क्यों लिखवा रहे हो ऐसा। कौन नहीं जानता है कि समय की पाबंदी अच्छी है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, इससे वो सहन शक्ति उससे सीख जाता है, संयम उसके अंदर आ जाता है, दूसरों पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। अगर वो ऐसा करता है तो ये सभी चीज़ें क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। लेकिन समय की पाबंदी से ये सब होगा। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 बनने कैसे, तो 2 लाइन में ख़त्म हो गया। जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसके लिए 4 पन्नों में लिखने की ज़रूरत क्या है, ये वो पूछते हैं कि 4 पन्ने क्यों लिखने हैं जब एक शब्द में ख़त्म हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सभी के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसी से कारोबारी उन्नति हो सकती है, आप जीवन में सफल हो सकते हैं। इसके लिए 4 पन्ने क्यों लिखने। यहाँ किफ़ायती समय का कफ़ियत नहीं बल्कि दुरुपयोग है, किफ़ायत नहीं बल्कि दुरुपयोग, यानी उसका फ़ायदा नहीं बल्कि सदुपयोग नहीं दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया गया, ज़बरदस्ती एक बात बीच में लाकर इसके बारे में बता। हम चाहते हैं
आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राय ले ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगवाने पड़ेंगे, यानी 4 पन्ने पर उसका आंसर लिखना ही पड़ेगा, चाहे जैसे लिखें, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के, यानी A4 साइज के। यहाँ छात्र अत्याचार नहीं तो और क्या है, ये छात्रों पर अत्याचार नहीं है तो और क्या। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि संक्षिप्त में लिखो, और ये बात भी समझ में आता है। और उसके बाद क्या लिखा जाता है, संक्षिप्त में उत्तर लिखो। भाई 4 पन्ने में कैसे संक्षिप्त लिखेंगे। समय की पाबंदी पर संक्षिप्त में एक निबंध लिखो, ये कहा जाता है, जो 4 पन्नों से कम ना हो। संक्षिप्त में तो 4 पन्ने हुए, लेकिन शायद 200 100-200 पन्ने लिखवाते हैं। जब संक्षिप्त में ही 4 पन्ने लिखा जा रहे हैं, तो अगर ये नहीं लिखा होता तो कम से कम 200 पन्ने। संक्षिप्त मतलब तो एक वाक्य हो गया, है ना। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। भाई तेज भी, जल्दी भी पहुंचना है और धीरे धीरे भी चलना है। ये उल्टी बात है या नहीं, ये सही है कि नहीं। बालक भी इतनी सी बात समझ जाता है, छोटे बच्चे को अगर समझाएंगे तो वो भी समझ जाएगा, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ नहीं है, इतना उनके पास अनुभव नहीं है। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, और उस पर दावा भी है कि हम क्या हैं, अध्यापक भी हैं, अपने आप को अध्यापक भी मानते हैं। मेरे दर्जे में आओगे चला लाला, तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। पापड़ बेलना मतलब मुश्किल कार्य करना या निरंतर कार्य करना, बहुत मुश्किल काम करना, करते रहना। और तब आटे दाल का भाव मालूम होता है, तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है आटे दाल का भाव। आटे दाल का भाव होना मतलब वहाँ के बारे में पता चलना आपको, ठीक है। इसके बाद इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते। ज़मीन पर पाँव ना रखना यानी घमंडी होना। मतलब अगर एक में तुम अव्वल आ गए हो तो तुम तो बिल्कुल ज़मीन में ही नहीं चल रहे हो, तुम भूल ही गए हो। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गए हो लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिर बांधिए, नहीं पछताएगा। अगर वो कहते हैं कि देखो मैंने दुनिया में मानिए कि मैं फेल हुआ हूँ, लेकिन ज़मीन पर पाँव रहना चाहिए। मेरा कहना मानो कि पढ़ाई करो, तुमसे मैं ज़रूरी फेल हो गया हूँ, लेकिन तुमसे बड़ा हूँ, फिर भी तुमसे बड़ा हूँ, और संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिर मतलब गिड़ा बांध लीजिए, यानी अपनी मस्तिष्क में उसको वास दीजिए, और नहीं तो आपको आगे जाकर बहुत मुश्किल होने वाली है। स्कूल का समय निकट था, स्कूल का जो समय था वो निकट था। नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होगी। और स्कूल जाने के समय था, लेकिन छोटा भाई ये बोल रहा था कब ये उपदेश खत्म हो जाए, ये शिक्षा खत्म समाप्त हो जाए। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था, और भोजन जो खाया वो भी निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है, यानी मैं पास भी हूँ अच्छे नंबर पे, उसके बावजूद मेरा इस तरीके से अपमान हो रहा है, तो फिर तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, यानी जिस तरीके से उन्हें बताया था कि उनकी कक्षा में क्या खतरनाक, किस तरीके से आपको किन किन कड़ियों से गुजरना पड़ता है, कितना काम करना पड़ता है, कितना पढ़ना होता है, जो भयंकर चित्र, उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताजुब है। जो भाई जी ने इतने तरीके से मुझे जो समझाया, तो स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताजुब की बात, ये आश्चर्य की बात है कि मैं क्यों नहीं भागा। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी रुचि ज्यों की त्यों बनी रही। मतलब मेरा इंटरेस्ट पुस्तक में जैसा पहला था वैसी, कोई उसमें चेंज नहीं हुआ कि ज़्यादा हो। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से ना जाने देता, कोई भी अगर कहीं भी खेलने का मौका मिले तो उसे नहीं गंवाता। पढ़ता भी मगर बहुत कम, पढ़ता लेकिन बहुत कम, बस इतना कि रोज़ टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े, यानी इंसल्ट ना फील करनी पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया, और फिर चोरों का सा जीवन काटने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से वापस उसे अपने पे क्या होने लगा कि भाई
विश्वास कम होने लगा, अपने ऊपर जो पैदा हुआ था वो क्या होना, लुप्त होने लगा कि मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन इस तरीके से जब उन्होंने पूरी घटना को विस्तृत रूप से समझाया कि पास होना अलग चीज़ है और ज्ञानी होना अलग चीज़ है, तो फिर क्या हुआ, चोरों सा जीवन कटने लगा, वापस क्या है, छिप छिप कर जीने लगा। आगे का भाग हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और घर पर रहें। धन्यवाद।